अपने पति के गुजर जाने के बाद से बेटी संध्या की पूरी जिम्मेदारी अब रेशमा के कंधों पर ही आ गई थी और रेशमा अपनी बेटी संध्या को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत किया करती थी। एक दिन अपनी बेटी संध्या को स्कूल के लिए तैयार करते हुए रेशमा कहती है, मेरी बेटी तैयार होने के बाद किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती है, खासकर तुम्हारे बालों को तो किसी की भी नजर न लगे। माँ, आपको पता है कल हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ था जिसमें सभी लोगों को अपनी पसंदीदा चीजों की ड्राइंग करनी थी और मैं उस कंपटीशन में फर्स्ट आई थी। आपको पता है मैंने क्या बनाया था? मुझे क्या पता तुमने क्या बनाया था, लेकिन तुमने जो भी बनाया होगा वो बहुत ही अच्छा बनाया होगा। वैसे तुम्हें रसगुल्ले बहुत पसंद है, इसलिए मुझे लगता है कि तुमने रसगुल्ले ही बनाए होंगे। नहीं माँ, मैंने रसगुल्ले की ड्राइंग नहीं बनाई थी, बल्कि उसकी ड्राइंग बनाई थी जिसके हाथों के रसगुल्ले मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने आपकी ड्राइंग बनाई थी क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा आप ही तो पसंद हो। रेशमा और संध्या बहुत कम चीजों के साथ भी बहुत खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब रेशमा को उसके काम से निकाल दिया जाता है, जिसके कारण रेशमा बहुत परेशान रहने लगी थी। हे भगवान, हमारे घर की खुशी को किसकी नजर लग गई है? अगर काम नहीं होगा तो मैं अपनी बेटी की स्कूल फीस कैसे भरूंगी? मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरी ही तरह जिंदगी भर छोटा मोटा काम करे। नहीं नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। रेशमा अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए लोगों के घर घर जाकर बर्तन धोने का काम शुरू कर देती है और साथ ही साथ वो रात को लोगों के कपड़े भी सिलने लगती है। संध्या भी अपनी माँ को दिन रात मेहनत करते देखा करती थी। एक दिन संध्या रेशमा से पूछती है, माँ, आप जिस तरह से दिन भर मेहनत करती है उसे देखकर मुझे आपकी चिंता होने लगी है। प्लीज आप अपने आप को भी थोड़ा आराम दीजिए। अरे बेटा, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ रही हूँ और मुझे तो ये सब करने की आदत है, इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो और खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। माँ, क्या मैं भी आपका काम में हाथ बटाऊं? नहीं नहीं बेटा, ये सब तो मैं कर ही लूंगी। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी अफसर बने और तुझे कभी भी मेरी तरह ये छोटा मोटा काम न करना पड़े। तो ठीक है माँ, मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी इस मेहनत को बर्बाद नहीं जाने दूंगी। मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और एक दिन एक बड़ी ऑफिसर जरूर बनूंगी। अपनी बेटी संध्या के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर रेशमा के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, लेकिन अब रेशमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी और जब एक दिन रेशमा कुछ सामान लेकर बाजार से वापस लौट रही होती है, तब एक रोड एक्सीडेंट में रेशमा की मौत हो जाती है। संध्या के पिता तो पहले ही नहीं थे और अब उसकी माँ का भी साया उससे छिन गया था। ऐसे में संध्या की मौसी कोमल संध्या की जिम्मेदारी लेती है। चुप हो जा मेरी बेटी, तेरी माँ भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं हूँ ना, अब से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी है। संध्या की मौसी कोमल उसे अपने साथ अपने घर ले आती है, लेकिन संध्या की मदद करने के पीछे कोमल और उसके पति का एक स्वार्थ छुपा हुआ था। दरअसल वो संध्या से उसकी एकमात्र चीज यानी कि उसका घर हड़पना चाहते थे। देखते ही देखते समय बीत जाता है और अब संध्या पूरे 18 साल की हो चुकी थी। साथ ही उसने 12th क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास कर ली थी। इसीलिए वो अपनी मौसी कोमल के पास जाकर कहती है, मौसी, मैंने 12th क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास कर ली है। देखना, अब तो मेरा किसी अच्छी कॉलेज में आसानी से एडमिशन हो जाएगा। एक तरफ जहाँ संध्या 12वीं क्लास में पास होने से बहुत खुश थी, तो वहीं उसकी मौसी कोमल भी इस बात से खुश थी कि अब वो संध्या की शादी करके उसके घर को हड़प सकती है। इसीलिए कोमल संध्या से कहती है, तुम कॉलेज नहीं जाओगी संध्या, हमारी जितनी भी क्षमता थी हमने तुम्हारे लिए वो सब पहले ही कर दिया है। अब हम तुम्हें और नहीं पढ़ा सकते हैं।
अब हम ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे लिए ये कर सकते हैं कि तुम्हारी किसी अच्छे घर में शादी कर दे। ठीक है मौसी, अगर आप मुझे और नहीं पढ़ा सकती है तो कोई बात नहीं, अब मैं खुद ही मेहनत करके अपना खर्चा उठाऊंगी। बेटी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम तो ये चाहते हैं कि एक बार तुम्हारा घर बस जाए तो हम भी चैन की सांस ले सके, और हम तुम्हारे लिए एक ऐसा ससुराल ढूंढेंगे जहाँ से तुम अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकोगी। अपनी पढ़ाई जारी रखने की बात पर संध्या शादी के लिए मान जाती है, जिसके बाद कोमल एक बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार में संध्या की शादी कर देती है। शादी के कुछ दिन बाद ही संध्या अपने पति रमेश से कहती है, सुनिए जी, मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मुझे आगे और पढ़ाएंगे? संध्या, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आगे जरूर पढ़ाऊंगा। संध्या को आगे पढ़ाने के लिए रमेश तो मान जाता है, लेकिन संध्या की सास और जेठानी रमेश के इस फैसले से बहुत नाखुश थे, और यहाँ तक कि उसकी जेठानी को तो संध्या से जलन भी होने लगी थी। रमेश पहले दिन खुद संध्या को कॉलेज छोड़ने जाता है, और अपने लंबे बालों के चलते संध्या पहले दिन ही पूरे कॉलेज में फेमस हो जाती है। हर कोई बस उसके बालों की ही तारीफ कर रहा था, लेकिन संध्या इन सब बातों को छोड़कर कॉलेज में भी मन लगाकर पढ़ाई करती थी। लेकिन अब जेठानी की वजह से संध्या के घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता था, और संध्या की सास और जेठानी संध्या को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन संध्या की जेठानी संध्या के शैम्पू में बाल झड़ने की दवा मिला देती है। बहुत घमंड है ना उसे अपने बालों पर। अब इस शैम्पू को लगाते ही उसके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। फिर देखती हूँ बिना बालों के वो कॉलेज कैसे जाती है। संध्या जब शैम्पू से नहाकर बाहर निकलती है तो सचमुच ही उसके बाल झड़ने लग जाते हैं। अरे ये क्या, अचानक से मेरे बाल कैसे झड़ने लग गए? अगले 2 दिन में ही संध्या पूरी तरह से टकली हो चुकी थी। संध्या, अब रोना बंद भी करो। देखो, मुझे तुम्हारे बालों से ज्यादा तुम पसंद हो, और रही बात बाहर जाने की, तो जब तक तुम्हारे बाल वापस नहीं आ जाते तुम घर पर ही रहना। नहीं नहीं, मैं कॉलेज जाऊंगी, फिर चाहे मुझे नकली बाल ही क्यों न लगाकर जाना पड़े। संध्या की ये लगन देखकर रमेश भी उससे बहुत खुश होता है। संध्या अपनी पढ़ाई को लेकर जितनी समर्पित थी, दूसरों के लिए उतनी ही दयालु भी थी। वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन जब संध्या कॉलेज जा रही होती है, तभी उसकी नजर एक कुत्ते के बच्चे पर पड़ती है, जो बहुत ही गंभीर हालत में था। हे भगवान, अगर इसे अभी कुछ खिलाया नहीं तो ये बेचारा यही मर जाएगा। संध्या अपने बस की किराए के पैसे से दूध खरीदकर उस बच्चे को पिला देती है, और दूध पीते ही वो कुत्ता एक परी के रूप में बदल जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम ना होती तो न जाने क्या हो जाता। लेकिन तुम हो कौन, और वो कुत्ता कहाँ है? डरो मत, दरअसल एक तांत्रिक ने अपनी काली जादू से मुझे उस कुत्ते के बच्चे में बदल दिया था, और उस तांत्रिक का जादू तभी खत्म हो सकता था जब कोई सच्चा और ईमानदार इंसान मेरी मदद करता। इसलिए मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा एक बार फिर से धन्यवाद। और मुझे तुम्हारी समस्या का भी पता चल गया है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। इससे पहले कि संध्या कुछ समझ पाती, वो परी एक जादुई मंत्र कहती है, और संध्या के सिर में बालों की बहुत ही लंबी और घनी चोटी आ जाती है, जिसे देखकर संध्या बहुत ही खुश होती है। इस चोटी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी। संध्या, मैंने तुम्हारी 2 परेशानियों को एक साथ खत्म कर दिया है, क्योंकि अब तुम्हारी ये चोटी कोई साधारण चोटी नहीं है, बल्कि ये जादुई चोटी है, और तुम इससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें जरूर मिलेगा। इसके बाद वो परी वहाँ से गायब हो जाती है, और संध्या घर जाकर सभी लोगों को उस जादुई चोटी के बारे में बताती है, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसीलिए संध्या अपनी जादुई चोटी से कहती है, हे जादुई चोटी,
दिखाओ अपना कमाल और कर दो हमें माला माल। संध्या के ऐसा कहते ही उसकी चोटी से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। अब ये सब देखने के बाद संध्या की सास और जेठानी का संध्या के प्रति रवैया कैसा होता है, उनके मन में पलता हुआ लालच क्या रूप लेता है। जादुई चोटी मिल जाने के बाद संध्या अपनी पढ़ाई और मेहनत को जारी रखती है या नहीं, वो एक बड़ी ऑफिसर बनकर अपनी माँ का आखिरी सपना सच करती है या नहीं, ये सब देखते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।